नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेके है। रिसेंटली ग्रीस की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल दिमित्रियो चुपिस भारत के गस्त पर आए हुए थे और उनके इस विजिट के दौरान वो ज़्यादातर इंडियन डिफेंस सिस्टम का विजिट कर रहे थे। अब ग्रीस और टर्की के बीच रिलेशन इतने अच्छे नहीं चल रहे हैं और ऊपर से टर्की के साथ भारत का रिलेशन भी इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि टर्की बार बार अपने तरफ से पाकिस्तान को समर्थन करता है और वो हमेशा कश्मीर इशू को लेके भारत का विरोध करता है। और अभी जिस तरीके से चाइना भारत के साथ कर रहा है, ठीक वैसा ही सिचुएशन अभी टर्की और ग्रीस के बीच भी चल रहा है। और इसी वजह से ग्रीस की तरफ से अभी अपनी डिफेंस को मजबूत करने की कोशिश किया जा रहा है। अब भारत की गस्त पर आने के बाद मीडिया में बात फैलने लगा था कि अभी शायद ग्रीस की तरफ से भारत से ब्रह्मोस मिसाइल का एक्वायर किया जाने वाला है और इसको लेके बातचीत होने वाली है, क्योंकि अगर ग्रीस को ब्रह्मोस मिसाइल मिल जाता है तो इससे टर्की की परेशानी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, क्योंकि ग्रीस की जो आइलैंड्स हैं वो टर्की काफ़ी करीब हैं और मेडिटेरियन के अंदर ग्रीस के बहुत सारे आइलैंड मौजूद है, जिसमें अगर ग्रीस ब्रह्मोस मिसाइल को तैनात करता है तो लिटरली टर्की की कोई भी नेवल वेसल मेडिटेरियन को क्रॉस नहीं कर सकता है। इस बात को लेकर टर्की भी काफ़ी परेशान था, लेकिन ग्रीस को ब्रह्मोस मिसाइल को सप्लाई करना शायद पॉसिबल नहीं होने वाला है, क्योंकि ग्रीस एक नेटो कंट्री है और रशिया कभी भी किसी भी नेटो कंट्री को ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट करना नहीं चाहेगा और इसके लिए भारत को परमिशन नहीं देगा। इसके अलावा रशिया और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई चल रहा था, इसमें ग्रीस यूक्रेन की मदद कर रहा था, तो वो भी एक मेजर फैक्टर बनने वाला है, जहां पर ब्रह्मोस मिसाइल को ग्रीस को एक्सपोर्ट करने के लिए रशिया मना करने वाला है। लेकिन इसके अलावा ग्रीस और भारत के बीच कई और डिफेंस डील को लेकर कोलैबोरेशन जरूर हो सकते हैं। अगला अपडेट न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को लेके है, जिनको एसएसएन कहा जाता है। वर्तमान हमारे पास एक भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन मौजूद नहीं है और हमारी प्रोजेक्ट 75A के अंदर जो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन बनाए जाने वाले हैं उनको अभी तैयार होने में 2028 से 30 तक का समय लगने वाला है। इस बीच भारत की तरफ से रशिया से एक और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को लीज पर लेने का फैसला किया गया था, जिसमें रशिया से एक ओकुला क्लास की सबमरीन को हम लोग 10 साल के लीज पर लेने वाले थे और इसका ऑफिशियल नाम आयनस चक्र 3 होने वाला था। इसको लेके अभी एक नेगेटिव खबर सामने आई थी, जिसमें हमारी एक टॉप डिफेंस साइट की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि शायद इस डील को अभी कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि अभी तक इस बात को लेकर ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं दिया गया और जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट इशू नहीं किया था तब तक कुछ भी बताना संभव नहीं होने वाला। जहां तक मुझे लगता है कि ये डील कैंसिल नहीं हो सकता है, क्योंकि 2019 में ऑफिशियली भारत और रशिया के बीच इसको लेकर डील को साइन किया गया था, जिसकी कीमत करीब $3 बिलियन की थी और इसके चलते रशिया की तरफ से अपनी एक ओकुला क्लास की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई करके इसको 2025 तक भारत को डिलीवर करना था। अब जब एक बार डील साइन हो चुका है तो उसके बाद बहुत ही कम चांसेस रहेंगे जहां पर इसको कैंसिल किया जाएगा, खास करके न्यूक्लियर अटैक सबमरीन की डील को कैंसिल किया जाएगा। और हो सकता है कि अभी रशिया और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई चल रहा था उस वजह से इस सबमरीन की डिलीवरी में हमको थोड़ा डिले देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी तक कैंसिल होने की बात कहीं पर भी ऑफिशियली बताया नहीं गया है। अगला अपडेट यूएवी की तरफ से है। पिछले 2-3 दिनों में इंडियन एयरफोर्स की 2 यूएवी क्रैश होने की खबर सामने आ चुकी है। कल कश्मीर में एक अनआइडेंटिफाइड यूएवी क्रैश होने की खबर सामने आया था, जो कि शायद हमारा हेरॉन यूएवी था, और आज फिर से राजस्थान में एक और यूएवी क्रैश होने की खबर सामने आई है। इस बीच जब हम हमारी यूएवी के साथ क्रैश खेल रहे थे, तभी पाकिस्तान की तरफ से अपनी यूएवी फ्लीट को मजबूत करने की कोशिश किया जा रहा है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से अभी चाइना से CH-4 यूएवी को खरीदने का प्लान बनाया गया। इससे पहले भी पाकिस्तान की तरफ से ऐसे 10 CH-4 यूएवी को खरीदा जा चुका था और अभी फिर से पाकिस्तान की तरफ से 10 एडिशनल CH-4 यूएवी को एक्वायर करने की बात की गई है और इसकी कीमत करीब $24 मिलियन के आसपास होने वाली है। पाकिस्तान के मुताबिक ये यूएवी पाकिस्तान को भारत के प्रेडेटर ड्रोन को काउंटर करने की कैपेबिलिटी देने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो दिखने में प्रेडेटर ड्रोन के साथ थोड़ा बहुत सिमिलर दिखते हैं और ये एयर टू ग्राउंड मिसाइल को भी कैरी कर सकते हैं, लेकिन अगर हेड टू हेड कंपेयर किया जाए तो कभी प्रेडेटर ड्रोन के साथ कंपेयर नहीं किए जा सकते और साथ ही प्रेडेटर ड्रोन की सर्विस सेलिंग और पेलोड को कभी भी मैच नहीं कर पाएगा। फिर भी जैसे ही भारत की तरफ से प्रेडेटर ड्रोन को एक्वायर किया गया तो उसके तुरंत बाद ही पाकिस्तान की तरफ से CH-4 ड्रोन को एक्वायर करने का फैसला किया गया था और पता चला कि सेकेंड बैच में जिन CH-4 ड्रोन को पाकिस्तान अभी एक्वायर करने वाला है वो एक अपग्रेडेड टर्बोचार्ज इंजन के साथ डिलीवर होने वाले हैं। इसके अलावा पाकिस्तान अभी पहले से बैरक्टर और
अकिनिक जैसे टर्किश ड्रोन को भी ऑपरेट कर रहा है और वो चाइनीज ओरिजिन विंगलोंग 2 सीरीज के ड्रोन को भी पहले से एक्वायर कर चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से अभी अपनी खुद की एक सापर 2 नाम की ड्रोन को भी डेवलप कर लिया गया, जिस वजह से उनके पास अभी यूएवी के मामले में काफ़ी वैरायटी मौजूद है। अगला अपडेट अटैक हेलीकॉप्टर की तरफ से। अभी अगर आपसे कोई पूछेगा कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के अटैक हेलीकॉप्टर फ्लीट में कौन कौन से हेलीकॉप्टर मौजूद हैं, तो आप सभी अपाची लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर रुद्र जैसे हेलीकॉप्टर का नाम लेने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा भी अभी इंडियन एयरफोर्स के पास एक और अटैक हेलीकॉप्टर मौजूद है जिसे MI-35 या हिंद हेलीकॉप्टर कहा जाता है। वैसे इनिशियली हमारे पास ऐसे 2 ही MI-25 और MI-35 हेलीकॉप्टर की स्क्वाड्रन मौजूद थे, लेकिन वक्त के साथ साथ इनको 2019 और 20 के दौरान रिटायर करने का फैसला किया गया था और इनको अपाचे हेलीकॉप्टर से रिप्लेस कर दिया गया था और इनमें से कुछ हेलीकॉप्टर को फ्रेंडली कंट्री को गिफ्ट कर दिया गया था। अभी हमारे पास एक ही स्क्वाड्रन MI-35 हेलीकॉप्टर मौजूद है जिनको बहुत ही जल्दी रिटायर करने का फैसला किया गया था, लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बताया जा रहा है कि वो अभी इनको 2030 तक ऑपरेट करने वाले हैं, जिस वजह से अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी आखिरी बची हुई MI-35 हेलीकॉप्टर की स्क्वाड्रन को अपग्रेड करने का फैसला किया गया। अब जैसे कि इनका जो डिज़ाइन है वो सोवियत टाइम का डिज़ाइन है, तो इनमें मॉडर्न वेपन्स को इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन 2030 तक ऑपरेट करने के लिए अभी इनकी एयरफ्रेम की लाइफ एक्सटेंशन करना काफ़ी ज़रूरी है और इसी वजह से अभी ऐसा फैसला किया गया, जिस वजह से ये 2030 तक ऑपरेट कर पाएंगे और आगे चल के हमारी जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इंडक्ट किए जाएंगे उससे इनको रिप्लेस करने का फैसला किया जा रहा है। अभी इंडियन एयरफोर्स के पास कुल मिलाकर 10 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मौजूद है जो कि टेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद एडिशनल 66 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया जाएगा जो कि MI-35 को आगे चल के रिप्लेस करने वाले हैं। अगला अपडेट अल्फा स्लॉटरिंग मुनिशन को लेके, इसको आप स्वार्म ड्रोन भी कह सकते हैं, जिसे एक्चुअली एयर लॉन्च फ्लेक्सिबल एसेट का नाम दिया गया है और सबसे पहले इसी साल की एरो इंडिया शो के दौरान पिछले साल की एरो इंडिया शो के दौरान इन सिस्टम की कॉन्सेप्ट को डिस्प्ले किया गया था जो कि हमारी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम का एक हिस्सा होने वाला था। अभी फिलहाल हम अल्फा एस सिस्टम की बात करने वाले हैं। तो अभी HAL और न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से इन सिस्टम को जॉइंटली डेवलप किया जा रहा है और अभी ये बात सामने आई कि पहले से इसकी स्केल मॉडल को डेवलप किया जा चुका और इसको Su-30M के एयरक्राफ्ट से टेस्ट भी किया जा चुका है। ये कैनिस्टर बेस्ड सिस्टम होने वाले जिनको हमारे किसी भी एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान के लिए इनको सिर्फ सुखोई में टेस्ट किया जा रहा है। HAL के मुताबिक वो भी इन सिस्टम के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करने वाले हैं और इनको कैरी करने के लिए वो एक सेपरेट ग्लाइडर व्हीकल को डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली इनको सुखोई की हार्डपॉइंट में इंटीग्रेट करना संभव नहीं है, जिस वजह से एक ग्लाइडर व्हीकल को डेवलप किया जाएगा। हर एक ग्लाइडर व्हीकल के अंदर 4 अल्फा एस सिस्टम मौजूद रहेंगे जो इनको कैरी कर सकेगा और एक सुखोई के अंदर कुल मिलाकर ऐसे 5 ग्लाइडर पॉड को कैरी किया जा सकता है, यानी कि कुल मिलाकर एक सुखोई एक बार में 20 अल्फा एस सिस्टम को कैरी कर पाएगा। अब मजे की बात ये कि जो ग्लाइडर पॉड या व्हीकल है ये भी अपने आप करीब 50 से 70 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर सकता है, यानी कि ग्लाइड करके जा सकता है, जिसके बाद इससे अल्फा स्लॉटरिंग मुनिशन या स्वार्म ड्रोन अलग हो जाएंगे और अपनी ओरिजिनल मोटर की मदद से ये एडिशनल 150 किलोमीटर के आसपास के डिस्टेंस को कवर कर पाएंगे, जिस वजह से कुल मिलाकर ये हमारे एयरक्राफ्ट को लगभग 200 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी की स्टैंड अप स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करने वाले हैं और इसके अलावा इनको बोथ ऑफेंसिव और डिफेंसिव ऑपरेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी इसके इनिशियल टेस्ट को भी करने की तैयारी किया जा रहा है और इसी साल के अंदर ही अल्फा सिस्टम की पहली फ्लाइट ट्रायल को करने की बात की गई है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।